नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बांग्लादेश की स्थिति पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत विपक्ष के बड़े नेता भी रहे मौजूद। शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण लेंगी, अभी तय नहीं। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से आ रही है हिंसा की खबरें। संसद के मॉनसून सत्र का 12वां दिन। संसद में आप सांसद ने की बड़ी डिमांड, बोले सोशल मीडिया के लिए बने कानून। बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने दिया स्थगन प्रस्ताव। बांग्लादेश के मुद्दे पर लोकसभा में 3:30 बजे बोलेंगे एस जयशंकर। संसद में इंडिया गठबंधन ने किया विरोध प्रदर्शन। जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने की मांग की। स्पीकर ने किसी भी द्वार पर विरोध करने से किया इनकार। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, कहा दवाइयों पर जीएसटी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा विपक्ष। नितिन गडकरी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं, सरकार को राहत देनी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले सरकार के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने पर खुशी, विदेशी मुद्दों पर हम एक हैं। आज से दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स के साथ करेंगे मीटिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे, हमारा लक्ष्य विधानसभा है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवार ने अजीत पवार पर बोला हमला। अजीत पवार को बताया सबसे बड़ा गद्दार, बोले चाचा की जान जाने का कर रहे इंतजार। खालिदा जिया एक बार फिर बन सकती है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद राष्ट्रपति ने मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के लिए दिए हैं आदेश। 2018 से जेल में है जिया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक होटल में लगाई आग। आग में गई 8 लोगों की जान। हसीना की पार्टी के नेता का बताया जा रहा है होटल। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अमेरिका की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की अपील भी की। ब्रिटेन में रुक नहीं रही मुस्लिमों और धुर दक्षिणपंथियों की हिंसा। पुलिस की गाड़ियों पर फेंके गए पेट्रोल बम, 400 अरेस्ट। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। यूएस मीडिया का दावा, आज किसी भी समय हमला कर सकता है ईरान। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने युद्ध से पीछे नहीं हटने का कर दिया है ऐलान। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू, 8 अगस्त तक चलेगी मीटिंग। इस बार भी रेपो रेट में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं, अभी ये 6.50% पर है। भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में जुलाई में मामूली गिरावट। पीएमआई ने जारी किए आंकड़े, जुलाई में 60.3 रही, जबकि जून में थी ये 60.5। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम जर्मनी के खिलाफ आज खेलेगी सेमीफाइनल मुकाबला। रात 10:30 बजे से खेला जाएगा मैच। प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों पर रिमी सेन ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैंने सिर्फ बोटॉक्स और फिलर्स ट्रीटमेंट करवाया है। पिछले दिनों रिमी ने पोस्ट की थी अपने लेटेस्ट लुक्स की तस्वीरें। प्रियंका ने पूरी की हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ की शूटिंग। फोटो में इंटेंस एक्शन सीन शूट करती दिखी पीसी। प्रियंका ने जून में शुरू की थी द ब्लफ की शूटिंग। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि चुनावों की तारीख का ऐलान होने में अभी वक्त है। इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच जुबानी हमले काफी तेज होते जा रहे हैं। इस बीच एनसीपी शरद पवार खेमे के नेता जितेंद्र आवार ने अजीत पवार पर तीखा प्रहार किया है।
जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार को गद्दार बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से आप क्या प्यार करेंगे, उन पर कैसे भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाने वालों पर भला कैसे भरोसा किया जा सकता है। जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार को गद्दार बताते हुए कहा कि वो ये इंतजार कर रहे थे कि कब चाचा शरद पवार की जिंदगी समाप्त होगी। क्या हम किसी बुजुर्ग को लेकर ऐसा सोच सकते हैं, जिस बच्चे को चलना सिखाया और उस बच्चे ने चाचा को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गद्दारों को जनता जरूर सबक सिखाएगी और इसका हिसाब लेगी। उनके इस बयान से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बता दें कि इससे पहले भी जितेंद्र कई बार अजीत पवार पर निशाना साध चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अजीत पवार पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे और उसका विलय करना चाहते थे, इसलिए शरद पवार के साथ उन्होंने धोखा किया। शेख हसीना को अपना देश तक छोड़ने के लिए मजबूर करने के पीछे 3 किरदार काफी अहम हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस से आंदोलन शुरू कर 15 साल से सत्ता में बैठी शेख हसीना की सरकार ही गिरा दी। चलिए एक एक कर बांग्लादेश के आंदोलन को शुरू करने वाले उन 3 छात्र नेताओं के संघर्ष की कहानी को आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है नाहिद इस्लाम का। नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने बयान दिया था कि आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री हसीना देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती हैं। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। दरअसल नाहिद ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बिठा रहे थे। नाहिद के गायब होने के 24 घंटे बाद वो एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक लोहे की रॉड से पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद को अस्पताल से इलाज के दौरान दोबारा उठा लिया। इस बार डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद और उसके सहयोगी की सुरक्षा का हवाला देते हुए हिरासत में लेने की बात कही। नाहिद ने दोबारा उठाए जाने से पहले एक अखबार को बताया कि 20 जुलाई को उसे सुबह 2 बजे लगभग 25 से 30 लोग बेवजह बिना बताए जबरन अपने साथ ले गए। हसीना की पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद के चेहरे ने प्रदर्शनकारियों को भड़का दिया। वे और हिंसक होकर सड़कों पर उतर आए। अब इस लिस्ट में दूसरे छात्र का नाम आता है अबू बकर मजूमदार। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अबू बकर मजूमदार ने भी अहम भूमिका निभाई। वो ढाका यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर भी काम करता है। 5 जून को हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकेर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उसने स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का जमकर विरोध किया। अबू को 19 जुलाई की शाम धानमंडी इलाके से कुछ लोग अपने साथ ले गए, जिसके बाद कई दिनों तक उसका कुछ पता नहीं था। 2 दिन बाद उसे सड़क किनारे जहां से उठाया गया वहीं छोड़ दिया गया। बाद में अबू ने मीडिया को बताया कि पुलिस उसे एक कमरे में बंद कर आंदोलन वापस लेने का दबाव बना रही थी। जब उसने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट हुई। घायल अबू मजूमदार को धानमंडी के एक नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 26 जुलाई को पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में लिया और इस बार उसे साथ ले जा रहे लोगों ने खुद को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी विंग का अधिकारी बताया। वहां मौजूद लोगों को बताया गया कि उसे शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अब इस लिस्ट में तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा नाम आता है आसिफ महमूद का। आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। वो जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए लोगों में आसिफ महमूद शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से ही हिरासत में लिया गया। आसिफ की हिरासत के पीछे भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। 27 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच ने 2 और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। इसके नाम सरजिस आलम और हसनत अब्दुल्ला थे। उन्हें डिटेक्टिव ब्रांच के ऑफिस में रखा गया। 28 जुलाई को उनके परिवार वालों ने उनसे मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। पुलिस ने उन्हें 29 जुलाई को छात्रों से मिलने की परमिशन दी, लेकिन इससे पहले नाहिद, आसिफ और उसके साथियों ने एक वीडियो जारी करके विरोध प्रदर्शनों को वापस लेने की बात कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इनसे मारपीट का जबरन वीडियो बनवाया। आसिफ को एक इंजेक्शन दिया गया जिससे वो कई दिनों तक बेहोश रहा। 1 अगस्त को छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत से छोड़ा गया। 3 अगस्त को आसिफ ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए छात्रों से घर पर न रहने और नजदीकी प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आसिफ महमूद ने फिर एक बार बयान दिया। उसने मीडिया से कहा कि वो देश में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन को स्वीकार नहीं करेगा। दो कदम भी खुद से चलना मुश्किल, मदद के लिए लगानी पड़ी गुहार, लेना पड़ा 3 लोगों का सहारा। बदहाल हालत में मुंबई की सड़कों पर नजर आए विनोद कांबली। टीम इंडिया का वो धाकड़ क्रिकेटर जिससे खौफ खाते थे गेंदबाज, महज 52 की उम्र में चलने फिरने को हुआ मोहताज।
जी हाँ, भले ही आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त विनोद कांबली हैं। कभी टीम इंडिया का स्टार रहा ये खिलाड़ी आज बद से बदतर हालत में जिंदगी गुजार रहा है। ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि अब उसे चलने फिरने के लिए भी लोगों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें विनोद कांबली की हालत देख किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। ये तस्वीरें मुंबई की एक लोकल स्ट्रीट की है। विनोद कांबली ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विनोद कांबली बाइक का सहारा लिए खड़े हैं, लेकिन जब वो चलने की कोशिश करते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। उनसे अपने पैरों पर सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। पास से गुजर रहा एक शख्स विनोद कांबली को सहारा देता है, जिसके बाद विनोद कुछ और लोगों से भी मदद की गुहार लगाते हैं। इसके बाद 3-4 लोग और आते हैं और विनोद की मदद करते हैं। इस दौरान विनोद कांबली के पैरों में से चप्पल भी निकल जाती है। महज 52 साल की उम्र में विनोद कांबली की हालत बेहद बिगड़ चुकी है। वो अपने पैरों पर सीधा खड़े भी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि अब वो चलने फिरने के लिए भी लोगों की मदद के मोहताज हो गए हैं। कांबली की बिगड़ी हालत की ये तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी हालत देख हर कोई हैरान रह गया है। तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। एक शख्स ने अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा है कि भावुक, उनके लिए बहुत दुख हो रहा है, कितने टैलेंटेड थे वह, देखकर हमेशा प्रसन्न होता था। वहीं एक और ने लिखा है कि कांबली को इस हालत में देखना बहुत दुखद और हार्ट ब्रेकिंग है। उनके जल्द ठीक होने और नॉर्मल स्थिति में वापस आने के लिए मेरी प्रार्थनाएं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि ये शख्स कांबली नहीं है। एक शख्स ने लिखा है कि ये कांबली नहीं है, उनके जैसा दिखता है लेकिन कांबली नहीं है ये। एक शख्स ने कहा कि वह विनोद कांबली के भाई हैं। हालांकि विनोद कांबली की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांबली लंबे वक्त से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वह दिल के मरीज हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है, साथ ही वो डिप्रेशन के मरीज भी रह चुके हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।